सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई-गेट शाला। पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था, इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में पढ़ा था और जो भी बेसिक चाहिए इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, है ना, बट वो जो लास्ट लेक्चर है उसका लेंथ थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी हो जाता वो, मतलब तो इसलिए मैंने क्या किया, उसको दो पार्ट में स्प्लिट कर लिया। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, दो क्वेश्चंस किए थे इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म के ऊपर में, जिसमें मैंने आपको बेसिकली बताया था कि किस तरीके से मतलब आपका अप्रोच होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, है ना। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो कुछ भी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चाहिए वो ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा दिया। अब डिपेंड ये आप पे करता है कि आप उसको किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो, है ना। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं एकदम स्पून फेड वाला टीचिंग प्रिंसिपल में बिलीव नहीं करता हूँ, है ना। मैं चाहता हूँ कि आपको मैं गाइड करूँ, है ना, बट एफर्ट आपका है, उससे क्या होगा ना कि आप ज़्यादा स्ट्रांग बन पाओगे, है ना। अदरवाइज इससे कोई मतलब नहीं बनता है कि मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ आप बस उतना ही सीख रहे हो, है ना। मैं आपको गाइड कर रहा हूँ और आप में ये एबिलिटी होना चाहिए कि आप किस तरीके से मैं जो नॉलेज दे रहा हूँ आप उसको एम्पलीफाई कर रहे हो, समझ रहे हो ना। आप उसको क्या कर रहे हो, एम्पलीफाई कर रहे हो। बिकॉज मैं नहीं चाहता ना कि आप बस मतलब एक मैं जो करा रहा हूँ बस आपको वही आए, है ना। आप में खुद में वो एबिलिटी होना चाहिए कि आप सोच पाओ, मतलब, है ना, आपको सोच पाओ, आप में बस वो कॉन्फिडेंस चाहिए। आप बस एक बार सोच लो, मैंने जो कराया है, मैंने जो समझाया है, हो ही नहीं सकता है कि उससे क्वेश्चन ना बने, है ना। मैंने जो भी आपको समझा रहा हूँ ना, हो ही नहीं सकता है कि उस कंसेप्ट को, मतलब उस कंसेप्ट से आपका कोई भी क्वेश्चन ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता है यार, मैं बता रहा हूँ ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो आप पे डिपेंड करेगा कि अब आप कैसे देखते हो, कैसे सोचते हो और कैसे सॉल्व करते हो। ठीक है, तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि एक क्वेश्चन छूट गया था, तो आज के क्लास में मैं बस उसी का डिस्कशन कराऊंगा। ठीक है, बस एक ही क्वेश्चन लेंगे एंड उसी को हम लोग अच्छे से देखेंगे। ओके, सो बहुत ज़्यादा लेंदी भी नहीं होगा, तो मैं कोशिश करता हूँ मैं उसको जल्दी फिनिश करता हूँ। ओके, तो चलो फिर क्वेश्चन ले लेते हैं अपना। क्या था, चलो क्वेश्चन लेता हूँ मैं। ठीक है, मैं लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। क्या लिखा हूँ मैं, फाइंड द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, फाइंड द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ये ILT मतलब इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, हाँ, ऑफ s बाय s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो मैं ऑप्शन भी दे देता हूँ इस बार, चलो ऑप्शन भी दे देता हूँ। ठीक है, मैं ऑप्शन दिया आपको, ट्वाइस a, नहीं ऑप्शन नहीं दूंगा मैं। ऑप्शन देने से पता है क्या करोगे आप ना, ऑप्शन का लैप्लास निकाल दोगे, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से आता है लैप्लास निकालना, तो आप ऑप्शन का लैप्लास निकाल देंगे। फिर भी बताया था ना पिछले लेक्चर में, तो मैं वैसा नहीं करूंगा। आप आंसर ही निकालो मेरे को, आप आंसर निकाल के दो, है ना, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपका कंसेप्ट बिल्ड हो। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन को हैंडल करेंगे वो तो अलग बात है। आप जब आप टेस्ट सीरीज क्यों देते हो, टेस्ट सीरीज इसीलिए देते हो ना, एग्जाम में कैसे हैंडल करोगे वो तो अलग स्टोरी हो गया। हाँ, बहुत बार तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन समझ में भी नहीं आता है, फिर भी आंसर आ जाता है। बहुत बार एग्जाम में आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हो, ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हो, तो भी आंसर आ जाता है। तो वो मेरा पॉइंट नहीं है यार, मैं वो नहीं करना चाहता। अभी तो बहुत टाइम है ना, अभी तो हमारा जो जर्नी होने वाला है वो तो काफ़ी लंबा है अभी, तो मैं वो नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप उसका आंसर ही निकालो मेरे को। ठीक है, क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं, s बाय s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ओके, चलो आप सॉल्व करो इसको। तो आप वीडियो को पॉज करो और अपना बेस्ट ट्राई करो करने का, है ना। अब आपको आइडिया तो हो गया होगा ना, कि लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको हिंट देके करवाया था, है ना। तो अब अभी आपको, मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक बेसिक एक आइडिया भी हो जाना चाहिए कि मतलब किस तरीके से मतलब क्वेश्चन को किया जाता है। तो मैं इसमें भी आपको हिंट दे देता हूँ। ठीक है, चलो हिंट मैं हिंट दे देता हूँ और आपके ऊपर, अब मुझे लगता है एटलीस्ट, अब मुझे लगता है ना, अगर आप एवरेज स्टूडेंट भी हो तो अब हिंट देख के एटलीस्ट आपको इसका सॉल्यूशन निकालने आना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, मतलब आना चाहिए। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t अगर fs होता है, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t बाय t कितना होता है, s से इनफाइनाइट f ऑफ s ds, है ना। प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट, सॉरी प्रोवाइडेड द इंटीग्रल एग्जिस्ट। अगर इंटीग्रल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे तो आप कैसे निकालोगे, फिर नहीं निकाल पाओगे ना। तो इसीलिए आप देखोगे कहीं कहीं पे किताब पे लिखा रहता है यहाँ पे प्रोवाइडेड द इंटीग्रल एग्जिस्ट। वो तो कॉमन सेंस वाला बात है ना, इंटीग्रल तो एग्जिस्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज आप कैसे कर लोगे, फिर नहीं कर पाओगे ना। चलो ये मैंने हिंट दे दिया।
अब आपकी बात ये क्या सॉल्यूशन का करो वीडियो पॉज करके, मैं तो नहीं रुकूंगा, मैं अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ, बट आप पॉज करके ट्राई करना, ठीक है। और अगर आपको सॉल्यूशन आ जाए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, ओके। चलो मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन तो मैं क्या करता हूँ ना, सॉल्यूशन कैसे कराऊंगा देखो, इसका फर्स्ट मेथड से कराता हूँ, ठीक है। फर्स्ट मेथड से मैं कराता हूँ, क्लियर हो गया। फर्स्ट मेथड से अब कैसे करोगे फर्स्ट मेथड से, अब ये तो इंटरेस्टिंग बात है, कैसे करोगे। चलो मैं बोलता हूं कि आपको क्या निकालने के लिए देगा, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन, क्लियर, इतना तो सही है। मैं बोलता हूं लेट एफ ऑफ एस, ठीक है, एफ ऑफ एस इज इक्वल्स टू एस बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। ये एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, ये ए है। अगर मैं बोलूँ कि जी ऑफ एस इज इक्वल्स टू 1 बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, मैं लेट ले रहा हूँ, लेट तो लेने के बाद मैं कुछ भी ले सकता हूँ ना, तो इसमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, अभी एकदम स्मूथ चल रहा है सब। तो मैं ऐसा नहीं लिख सकता कि लैप्लास इनवर्स ऑफ एस बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर is nothing but Laplace inverse of Fs into Gs। बोलो इसमें कोई दिक्कत है, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ रहा होगा ना मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कन्वोल्यूशन का हेल्प कर रहा हूँ। अब आप क्या करो कि लास्ट क्लास में मैंने आपको कन्वोल्यूशन वाला जो कंसेप्ट बताया था ना, आप उस पे जाओ और उसको 2 मिनट अच्छे से देखो, मैंने क्या लिखा है ना उसको 2 मिनट अच्छे से देखो, फिर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आओ, यहाँ पर आओ और फिर इस क्वेश्चन को अब ट्राई करो। अब तो आपको पता चल गया कि मैं मेथड 1 में क्या कर रहा हूँ, दिस इज मेथड 1 है ना, दिस इज मेथड 1, ये हम लोग मेथड 1 कर रहे हैं। इसका मेथड 2 देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो मेथड 2 वाला ना मतलब बड़ा कॉन्सेप्ट, मतलब आप अपना पूरा ब्रेन यूज करोगे मेथड 2 में, बट मेथड 1 तो आपको पता है ना, आप एफ ऑफ एस लिखोगे, आप जी ऑफ एस लिखोगे, अब जो प्रोसीड्यूर जो नॉर्मल इंटीग्रेशन होता है वो करोगे। तो इसमें हमने दिमाग नहीं लगाया जाता है ना, ये बस आपको देख के समझ में आ गया। आप इसको 2 फंक्शन में ब्रेक कर सकते हो, एफ ऑफ एस और जी ऑफ एस में, और फिर आप इसका कन्वोल्यूशन करोगे। और कन्वोल्यूशन आपको पता है बेसिकली क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। तो उसमें हम लोगों ने कुछ रॉकेट मतलब बहुत ही हैवी अपना कुछ ब्रेन नहीं लगा, बट सेकंड वाले मेथड में हम लोग ब्रेन लगाने वाले हैं, ठीक है। सेकंड वाला मेथड इससे सॉल्व होगा, इस वाले से, सेकंड वाला मेथड जो है ना इससे सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। और फर्स्ट मेथड में हम लोग क्या करेंगे, कन्वोल्यूशन यूज करेंगे, ठीक है। चलो आगे मैं बोल दिया कि लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस जी ऑफ एस क्या होता था, है ना, कन्वोल्यूशन ऑफ एफ और जी होता था। तो मैं क्या लिखूंगा, 0 to t इंटीग्रल एफ ऑफ यू, है कि नहीं, जी ऑफ टी माइनस यू डी यू, कोई तो दिक्कत नहीं है यहाँ पे, है कि नहीं, एकदम सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, है ना, अब देखो मैंने यहाँ पे एफ ऑफ यू लिखा, जी ऑफ टी माइनस यू लिखा, दैट मीन्स मेरे को एफ ऑफ एस अगर मेरे को ये पता है तो देखो मैं यहाँ से सीधा लिख सकता हूँ कि मेरा एफ ऑफ टी कितना होगा, है ना, कि इसका रिजल्ट ना मेरे को पता है, इसका रिजल्ट मेरे को क्या है पता है। तो एफ ऑफ टी में कितना लिखूंगा, देखो एस बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना होता है, कॉस ए टी, है कि नहीं। अगर मैंने जी ऑफ एस को अगर लेट लिया है तो मेरे को जी ऑफ टी पता है कि नहीं, जी ऑफ टी कितना हो जाएगा, देखो ए बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होने से क्या होता है साइन ए टी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाय ए साइन ए टी। कभी भी अगर आपको डाउट आए ना तो आप तुरंत ना इसका लैप्लास निकाल दो, देखो इसका लैप्लास क्या हो जाएगा, एस बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हाँ सही है। इसका लैप्लास क्या हो जाएगा, ए बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए और ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1 बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 1 बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सही है, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो एफ ऑफ टी निकल गया, जी ऑफ टी निकल गया। अगर एफ ऑफ टी जी ऑफ टी निकल गया तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, देखो एफ ऑफ यू, एफ ऑफ टी अगर ये है तो एफ ऑफ यू कितना हो जाएगा, टी को यू से रिप्लेस कर दो, सिंपल, तो कॉस ए यू, कॉस ए यू जी टी माइनस यू, है ना, जी टी क्या है 1 बाय ए साइन ए टी, तो मैं क्या लिखूंगा 1 बाय ए साइन ए, टी को मैं क्या लिखूंगा, देखो टी को मैं क्या लिखूंगा टी माइनस यू, क्योंकि जी ऑफ टी माइनस यू चाहिए ना, तो टी की जगह पे टी माइनस यू रिप्लेस कर दो, तो यहाँ पे भी वही आएगा टी माइनस यू, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका डी यू। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मेरे को लगता है ऐसा आपको, ठीक है, बेसिक इंटीग्रेशन है एकदम क्लियर। अब मैं क्या करूँगा, देखो अब मैं बोलूँगा आपको कि अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे करेंगे हम लोग ये कि
ये मैं बोला कि 1/a, ये तो कांस्टेंट है ना, ये वाला पार्ट क्या है, तो कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर ले आऊंगा 1/a। क्लियर? सो ये कितना हो जाएगा 0 से t, ये कितना हो जाएगा cos au sin at माइनस au, और ये क्या हो जाएगा du। यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, एकदम मतलब स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ। अब इसमें कोई प्रॉब्लम आ गया तो भाई मैथ छोड़ दो, फिर नहीं हो पाएगा, है ना। तो मैं लिखा यहाँ पे। अब मैं क्या कर रहा हूँ पता है, मैं यहाँ पे ना 2 और सॉरी इसको 2 नहीं, मैंने यहाँ पे एक 2 लिखा और इसको 2 से डिवाइड भी कर दिया। कोई दिक्कत है यहाँ पे? क्योंकि आप समझ जाओगे यार, मेरे को ना इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसका कोई जनरल फॉर्मूला तो देखो, अब मैं आपको इंटीग्रेशन पढ़ाने वाला हूँ, है ना, डेफिनेट इंटीग्रल, इनडेफिनिट इंटीग्रल मैं ही पढ़ाऊंगा आपको, बट अभी तक मैंने नहीं पढ़ा है, तो मुझे पता है ना, मैं इंटीग्रल को देख के मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना है। हो सकता है कि आपको या तो पता होगा, क्योंकि ये क्या है, हम तो क्लास 12 में सीखते हैं ना, तो आपने भी तो पढ़ा ही होगा। अगर आपको आता है तो आपको पता है कि इसको कैसे करते हैं, अगर आपको नहीं आता है तो मैं तो पढ़ाऊंगा ना कैलकुलस, ऐसा थोड़ी है कि मैं कैलकुलस नहीं पढ़ाऊंगा आपको, कैलकुलस में पढ़ाऊंगा, तब सीख लेना, अभी देख लो। बट मेरे को ऐसा लगता है कि 80% लोगों को तो एटलीस्ट ये पता होगा कि ऐसे इंटीग्रेशन को कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट होता है ये, है ना। चलो तो अभी कैसे करेंगे इसको देखो, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैंने 2 क्यों लिया, आप देखो 2 लेने का रीजन बताता हूँ। मैं अगर बोलूंगा आपको 2, अब देखो आपको रीजन बता रहा हूँ मैं क्यों लिया मैं ऐसा। 2 cos a sin b इज इक्वल टू व्हाट, sin a प्लस b, है ना, माइनस sin a माइनस b। देखो आप इसको ब्रेक करो, आप इसको ब्रेक करो, आपको यही मिलेगा। देखो मैं ब्रेक करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर मैं बोलूँगा कि sin a cos b माइनस cos a sin b, होगा कि नहीं होगा? अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस sin a cos b, और यहाँ पे माइनस आएगा और माइनस माइनस प्लस, प्लस cos, नहीं तो गड़बड़ हो गया ना, ये तो गड़बड़ हो गया, ऐसे नहीं होगा ये। कहाँ पे गड़बड़ हुआ है, देखो cos a और sin b चाहिए ना हमको, तो cos a sin b, यहाँ पे एक माइनस है तो माइनस आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा फिर तो अपने को क्या करना है पता है, अपने को क्या करना है, एक सेकेंड, au माइनस 50 प्लस au प्लस 80 ए प्लस बी माइनस ऑफ ए माइनस बी। एक बार चेक कर लो इंटीग्रेशन, है ना, मेरे को क्योंकि ये लाना है ना 2 cos a sin b, मेरे को ये लाना है 2 cos a sin b, 2 cos a sin b, तो sin a प्लस b क्या होता है, sin a cos b। अच्छा यार ये तो प्लस होगा ना, यही गलती हो जाएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक, देखो ये तो प्लस होगा ना, और ये क्या हो जाएगा माइनस दिस और माइनस माइनस प्लस cos a sin b, sin b। तो देखो ये वाला और ये वाला कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, cos a sin b, cos a sin b, 2 cos a sin b, है कि नहीं। तो इसीलिए मैंने करा है, इसलिए मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है ना, तो मेरे को वो मिल जाएगा। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो अगर मैं बोलूँ इसको, सो 1/2a 0 to t, ठीक है। इसको मैं क्या लिखूंगा, देखो sin a प्लस b, ये मेरा क्या है, ये है मेरा a, है ना, और ये है मेरा b। तो बस इसे आप पुट कर दो ना फॉर्मूला पे यार, अब क्या देखना है, अब तो बस फॉर्मूला पे पुट करना है ना। तो क्या हो जाएगा, देखो sin a प्लस b, au प्लस 80 माइनस ए, मतलब sin 80 हो जाएगा, है ना, sin 80, और क्या हो जाएगा माइनस माइनस sin au माइनस 80 माइनस au, मतलब प्लस au, तो ट्वाइस au माइनस 80 du। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, अच्छे से समझ में आ गया। इसको मैं ऐसे दे देता हूँ, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे, एकदम सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स है, ठीक है। अब मैं थोड़ा स्पेस चाहिए मेरे को, तो मैं मिटाता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है। अब मैं ये हिंट विंट मिटा दे रहा हूँ मैं, ठीक है, हिंट लिखा था मिटा दे रहा हूँ मैं इसको। चलो हो गया, अब तो क्या, आप पे आंसर ही आ गया ना हमारा, तो इंटीग्रेशन करना है बस। आप खुद करो ना, मेरे लिए क्यों रुको, आप खुद करो, अब तो सिंपल हो गया। अब नहीं कर पाओगे तो क्या होगा फिर। हाँ तो मैं इसको इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको इधर लिख रहा हूँ। सो क्या हो जाएगा, देखो ये मिटा दूँ, है ना, ये मिटा दिया मैंने। अब मैं क्या लिखूंगा, देखो अब मैं लिखूंगा 1 बाय इज इक्वल्स टू 1 बाय ट्वाइस है ना,
अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँ, देखो साइन 80, अब यहाँ पे देखना, ठीक है, यहाँ पे क्या है, दिस इज द फंक्शन ऑफ t एंड दिस इज du, तो दिस विल बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट, राइट। यहाँ पे तो कोई u का टर्म नहीं है ना यहाँ पे, सो इट विल बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन 80u, है ना। अगर मैं बोलूँ ऐसे लिखता हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा, देखो साइन 80 और du के जगह पे क्या हो जाएगा आपका u, है ना। अब लिमिट कहाँ से अप्लाई करोगे, 0 से t, 0 से t, क्लियर। पहला वाला पार्ट का इंटीग्रेशन ले लिया मैंने, बचा दूसरा वाला पार्ट। अब माइनस साइन ट्वाइस है u माइनस 80 का इंटीग्रेशन कैसे होगा, देखो अगर मैं इसके बारे में बोलूँ तो इधर भी मिटा देता हूँ मैं अब, है ना, मैं इसे मिटा देता हूँ, अभी हो गया मेरा ये सब, ठीक है, सब मिटा दे रहा हूँ। ये भी नहीं चाहिए मेरे को, ये भी नहीं चाहिए, है ना, ये सब कुछ भी नहीं चाहिए, ये सब क्लियर हो गया। चलो अब मैं बोला पहले वाले का मैंने इंटीग्रेशन ले लिया, अब दो टर्म है ना यहाँ पे, देखो ना, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, तो दोनों का इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा ना मेरे को। तो पहला वाला का तो मैंने निपटा दिया, ये u हो गया, 0 से t हो गया, चलो ठीक है। दूसरे वाले का अगर मैं बोलूँ कि माइनस साइन t, हाँ, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इसका, इस वाले का इंटीग्रेशन। मैं बोल रहा हूँ अगर आपको इंटीग्रेशन आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो जब मैं कैलकुलस समझाऊंगा तब इंटीग्रेशन सीख लेना, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको इंटीग्रेशन अब नहीं समझा सकता, और ये वाला इंटीग्रेशन पता है आपको आना भी चाहिए। अगर मैं क्लास 12 के एक बच्चे को बिठा दूँ ना, तो वो भी मेरे को इसका इंटीग्रेशन ना विदिन 10-20 सेकंड्स करके दे देगा। आप तो इंजीनियरिंग में आ चुके हो, आप थोड़ा सोचो आप खुद के लिए भी। तो इसका इंटीग्रेशन अगर मैं लिखूँ तो क्या हो जाएगा, देखो प्लस कॉस ऑफ, है ना, कॉस ऑफ ट्वाइस au माइनस 80, ठीक है, ये तो हो जाएगा आपका, और नीचे में आएगा आपका ट्वाइस a, नीचे में आएगा ट्वाइस a, और इसका जो लिमिट होगा ना 0 to t, देखो करेक्ट है कि नहीं। ये प्लस क्यों आया, आई होप सो आपको समझ में आया, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स कितना होता है, माइनस साइन एक्स, सो इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स कितना हो जाएगा आपका, कॉस में आएगा ना माइनस, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो साइन ट्वाइस au माइनस 80 du, इतना सही है, यहाँ तक सही है, देख लो कैलकुलेशन, ओके। चलो सब सही है। अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ 1 बाय ट्वाइस a, तो ये कितना हो जाएगा, देखो साइन 80 इंटू टी, दैट मीन्स टी साइन 80, है ना, टी साइन 80 हो जाएगा, और जीरो जब मैं यहाँ पे बिठा दूंगा फिर तो जीरो हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं बनता अगर u के जगह पे मैं जीरो बिठा दूँ, है ना। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, u है, यहाँ पे वेरिएबल u है, ठीक है। तो ये टी साइन 80 आ जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा 0, चलो प्लस, अगर मैं u के जगह पे अगर t बिठा दूँ तो क्या हो जाएगा, देखो cos 280 माइनस 80 मतलब cos 80, है ना, प्लस कितना हो जाएगा cos 80 हो जाएगा। अगर मैं 0 बिठा दूँ u के जगह पे, है ना, अगर मैं 0 बिठा दूँ u के जगह पे तो क्या हो जाएगा, देखो cos ऑफ माइनस 80 मतलब प्लस cos 80 हो जाएगा। ये कोई गड़बड़ हो गया क्या यहाँ पे, लेट मी सी वंस, ठीक है ना। ये cos ट्वाइस au माइनस 80, अगर मैं t बिठा दूंगा u के जगह पे तो ट्वाइस 80 माइनस 80, दैट विल बी हाउ मच, cos 80। ये तो एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ओके। और ये ट्वाइस है तो रहेगा ही। फिर अगर मैं 0 बिठा दूँ यहाँ पे तो cos ऑफ माइनस 80, cos ऑफ माइनस 80 क्या होता है, प्लस cos 80 होता है कि नहीं। तो कहीं पे कुछ गड़बड़ हुआ है मेरे को लग रहा है, ये टर्म तो नहीं होना चाहिए ना इसमें। एक बार चेक कर लेना, 1 बाई ट्वाइस है 0 टू t साइन 80 माइनस दिस, ओके, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। एंड आफ्टर दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज माइनस साइन, तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आप u पे अगर 0 बिठाओगे तो cos ऑफ माइनस 80, cos ऑफ माइनस 80 प्लस cos 80, ओके, हाँ ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस cos ऑफ माइनस 80, ठीक है। चलो cos ऑफ माइनस 80 क्या हो जाएगा, देखो मैंने 0 जब यहाँ पे बिठाया तो ये 0 हो गया और माइनस 80 बचा ना, और cos ऑफ माइनस 80 हमको पता है, cos ऑफ माइनस 80 कितना होता है, cos ऑफ माइनस 80 इज नथिंग बट cos ऑफ 80, है ना, cos ऑफ माइनस 80 नथिंग cos ऑफ 80, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो ये 0 हो गया। तो अपने को आंसर क्या मिला, 1 बाय ट्वाइस a t साइन 80। सो ये है हमारा आंसर, ठीक है।
1/2a t sin at। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे दिक्कत आना भी नहीं चाहिए, यहाँ पे कुछ हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं है ऐसा कि आपको दिक्कत है ना, एकदम बेसिक जो स्टेप होता है उससे हम लोगों ने प्रोसीड किया। तो हमको पता था इसको मैंने दो फंक्शन में क्यों ब्रेक किया। मैंने दो फंक्शन में इसलिए ब्रेक किया, आप हमेशा याद रखो जब आप कन्वोल्यूशन में है ना, जब आप कन्वोल्यूशन वाला टेक्निक जो यूज करते हो ना, तो उसमें आप ये श्योर रखना कि जिसको आप f ऑफ s ले रहे हो और जिसको आप g ऑफ s ले रहे हो उसका डायरेक्ट आपको लेप्लास ट्रांसफॉर्म आपको पता हो, ये f ऑफ t और ये g ऑफ t आपको पता हो। क्योंकि मान लो कि आपने इसको इस तरीके से ले लिया कि आपको इसका ही लेप्लास इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म आपको अगर पता नहीं है तो फिर आप कैसे करोगे इंटीग्रेशन यार, आप तो कन्वोल्यूशन के फॉर्मूले में बिठा ही नहीं पाओगे फिर, है ना। तो इस बात का ध्यान रखना। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, मैं क्या बोला, जब भी आपको लगे कि मैं कन्वोल्यूशन अप्लाई कर सकता हूँ इस क्वेश्चन में, तो आप क्या करोगे, आप f ऑफ s और g ऑफ s दो पार्ट में ब्रेक करोगे। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जब आप दो पार्ट में ब्रेक करोगे ना, तो ये मेक श्योर करना कि ये जो f ऑफ s है उसका आपको इन्वर्स लेप्लास पता हो, ये जो g ऑफ s है उसका इन्वर्स लेप्लास पता हो। क्योंकि अगर आप f ऑफ s या g ऑफ s या दोनों का ही अगर आपको लेप्लास इन्वर्स लेप्लास अगर पता ही नहीं है, तो आप ये वाला पोर्शन कैसे कैलकुलेट करोगे यार, ये इंटीग्रेशन वाला पोर्शन आप कैसे करोगे, आप नहीं बिठा पाओगे, आपके पास वैल्यू ही नहीं होगा ना। तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये तो हो गया मेथड 1। अब मेथड 2 देखते हैं, मेथड 2 क्या है। तो आप अगर पूछोगे कि मेरा फेवरेट क्या है, तो मैं बोलूँगा शायद मुझे ऐसा लगता है कि मेथड 2 ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मेथड 2 ना मतलब इंटरेस्टिंग है, मतलब बहुत लोग ना वैसे नहीं सोच पाएंगे मेथड 2 में जो है। तो देखते हैं, चलो, है ना। हिंट तो आपको दिया ही था, तो आपको देखो आप आंसर पता चल गया, आपको हिंट भी मैंने दे दिया, तो ट्राई करो ना एक बार, है ना। हिंट जो मैंने दिया है उस अप्रोच से ट्राई करके देखो एक बार क्या आता है। तो आज मैं ज़्यादा नहीं कराऊंगा, आज मैं बस यही क्वेश्चन कराऊंगा, फिर मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। आज फिर हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। तो लेप्लास खत्म ही हो गया, ज़्यादा नहीं है, अभी बस थोड़े बहुत छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स है, सो वो सब हम लोग कवर कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा लेप्लास। ओके, चलो सेम क्वेश्चन, हाँ सेम क्वेश्चन मैं फिर से इसको सॉल्व करूंगा बस मेथड 2 से, ठीक है। सो सॉल्यूशन, बट इस बार मैं क्या करूंगा पता है, मेथड 2। क्लियर। अब मैं मेथड 2 अप्लाई करूंगा। देखो ये मेरे को पसंद है, मेथड 2 मेरे को पसंद है। देखो क्यों पसंद है मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना मेथड 2 के बारे में बहुत लोग सोच ही नहीं पाएंगे कि यार ऐसे भी हो सकता है क्या। तो होता है, इन्वर्स लेप्लास तो होता है। तो इसीलिए मतलब कोई अगर अच्छा फ्रेम करना चाहता है क्वेश्चन, है ना, अगर मेरे को मैथमेटिक्स में लेप्लास ट्रांसफॉर्म में अगर टेस्ट सीरीज के लिए क्वेश्चन फ्रेम करना, तो मैं इन्वर्स लेप्लास पक्का चुनूंगा, क्योंकि मेरा फेवरेट है ना, अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन डिजाइन होता है। आप देखो जब आपको लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए दिया रहता है, तो आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, आपके पास फॉर्मूलेज भी हैं, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट ना स्ट्रगल करके भी निकाल लेता है आंसर। बट अगर इन्वर्स लेप्लास को अगर बहुत अच्छे तरीके से फ्रेम किया जाए, तो बहुत सारे स्टूडेंट मतलब गिव अप कर देते हैं, है ना। तो इसीलिए मेरा बड़ा फेवरेट रहता है ये इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म। तो चलो मेथड 2 से देखते हैं, ठीक है। मेथड 2 में क्या है, देखो अगर मैं आपको बोलूँ कि ये ना, ठीक है, चलो लेट, मैं बोलता हूँ कि लेट लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t इज नथिंग बट दिस वन। मैं लिख सकता हूं ऐसा, है कि नहीं। आपको इसका इन्वर्स लेप्लास निकालने को दिया है, मतलब क्या, कोई f ऑफ t होगा वही निकालने के लिए दिया गया है। बेसिकली आपको यही तो निकालने के लिए दिया है ना, f ऑफ t। तो मैंने बोला कि चलो लेट f ऑफ t इज इक्वल टू दिस बाय दिस, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, एकदम स्मूथ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, देयरफॉर लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t डिवाइडेड बाय t इज हाउ मच। तो आप कैसे करोगे इसको, आप प्रॉपर्टी पे जाओ, अगर आपको याद है तो अच्छा है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको याद हो जाना चाहिए अभी तक। अगर याद नहीं है तो प्रॉपर्टी देख लो, क्या है, देख देख के याद कर लो यार, एक बार दो बार तीन बार देखो कि याद हो जाएगा। फिर s टू इनफाइनाइट दिस वन होल स्क्वायर सॉरी इनटू ds, है ना, यही तो होगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, एकदम आराम से है पूरा स्टेप बाय स्टेप, है ना। इसलिए मैं ऐसे कराता हूँ कि आपको दिक्कत होगा ही नहीं यार, एक एक स्टेप लिख के कराता हूँ। अब क्या दिक्कत होगा आपको, है ना। क्लासरूम को अगर होता है क्लासरूम तो और थोड़ा मस्ती भी करते हैं उसमें, है ना, बट और ऑनलाइन है तो क्या मस्ती, मतलब समझ रहे हो ना, आगे बस एक कैमरा रहता है यार, फिर तो हंसी मजाक वाला सीन नहीं रहता इतना ज़्यादा। तो चलो ठीक है, देखेंगे, अगर मैं प्लान कर रहा हूँ ऑफलाइन का, तो अगर ऑफलाइन स्टार्ट होता है तो उसको भी करेंगे उस तरीके से, है ना, क्योंकि मेरे को बहुत मज़ा आता है, मैं एकदम हेल्दी एनवायरनमेंट चाहता हूँ, मतलब एक ऑफलाइन के लिए, है ना, तो उसमें अच्छा लगेगा मतलब फिर। सो अभी मैंने क्या किया, s टू इनफाइनाइट s बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर इनटू ds, तो इतना मैंने लिख लिया, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब ना मेरे को इसका इंटीग्रेशन करना है, मेरे को इसका इंटीग्रेशन करना है। तो मैं फिर से बोलूँगा आपको
कि मैंने इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल, डायरेक्ट इंटीग्रल, इनडायरेक्ट इंटीग्रल तो मेरे को अच्छे से पता है, तो मुझे पता है कि ये देख के मैं इसका इंटीग्रल निकाल सकता हूँ, है ना। बट आपको तो अभी नहीं पता है, तो अगर आपका मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग रहा होगा 12 में तो आप तो कर लोगे इसको, है ना, आप कर लोगे। कोई भी एक अच्छा स्टूडेंट इसका इंटीग्रल निकाल लेगा, कोई डिफिकल्ट नहीं है। हालांकि ये अलग बात है कि बहुत चीज़ों का इंटीग्रल निकालना डिफिकल्ट होता है, बट दिस वन इज इजी वन, क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। तो जिसका नहीं आ रहा है तो अभी नोट करेगा बस, है कि नहीं, वो कंसेप्ट को समझेगा, इसका इंटीग्रल में लिखूंगा तो नोट करेगा, ठीक है। जब मैं कैलकुलस पढ़ाऊंगा तो सीख लेना मेरे से, है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप लैप्लास सीख के पूरा मैथ सीख जाओगे, आप तो पूरा मैथ्स को कवर करोगे फिर सीखोगे ना, तो कर लेना वैसे, ठीक है। चलो अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो, हाँ, अगर मैं बोलूँ कि डी बाय डी क्या है यहाँ पे, ऐसे ना, हाँ चलो, डी बाय डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन, ठीक है। अगर मैं ऐसा करता हूँ, बस देखो, देखते रहो, बस देखते रहो, ठीक है। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, ये तो आप निकाल सकते हो ना एटलीस्ट, ये तो आपसे निकल ही जाएगा। तो ये क्या होगा, देखो, ये होगा आपका एफ ऑफ एक्स टू द पावर एन प्लस वन, और माइनस वन जो होगा वो तो होगा ही, है कि नहीं। एक सेकेंड ना, अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ तो क्या हो जाएगा, देखो, n प्लस वन इंटू एफ ऑफ एक्स टू द पावर n प्लस वन माइनस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन इंटू एफ डैश एक्स। क्लियर। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये प्लस वन माइनस वन कैंसिल, तो कितना हो गया, एफ ऑफ एक्स टू द पावर n इंटू एफ डैश एक्स। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। सो अब मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो, अब मैं ये बोल सकता हूँ कि एफ ऑफ एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स टू द पावर एन इंटू एफ डैश एक्स। क्लियर। मैं ये बोल सकता हूँ ना, एक कांस्टेंट आएगा अगर इनडेफिनिट इंटीग्रल है, अगर डेफिनिट इंटीग्रल है तो कांस्टेंट नहीं आएगा, तो उसके लिए टेंशन मत लो, है ना, उसके लिए टेंशन मत लो। और ये क्या हो जाएगा, आपका dx हो जाएगा, है ना। मैंने क्या किया, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया, है ना, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया, तो इधर ये वाला पार्ट चला जाएगा, आपको ये मिल जाएगा। तो देखो, अगर मैंने क्यों करा है ये चीज़, है ना, क्योंकि जब मैं आपको इंटीग्रल कैलकुलस कराऊंगा तो बताऊंगा कि ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ना, ये अपने को याद रखना होता है, नहीं बहुत सिंपल फॉर्मूला है, बहुत सिंपल फॉर्मूला। जब मैं इंटीग्रल कैलकुलस कराऊंगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये अपने को याद रहता है, मेरे को डायरेक्ट याद रहता है, मतलब अपने को, ठीक है। तो अगर इस फॉर्म में है ना, ये n है, ठीक है, ये n है, दिस इज n, ठीक है, एफ ऑफ एक्स टू द पावर n। तो अगर इस फॉर्म में है ना, इस फॉर्म में, तो उसका इंटीग्रल क्या होगा, दिस वन होगा, ठीक है। तो अपना काम क्या है ना, हमको इस वाले को इसके फॉर्म में लिखना है ना, क्योंकि मैं देख के समझ गया। मेरे को हिंट कहाँ से मिला, मैं बताता हूँ। देखो, जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको हिंट कैसे मिलता है। मैंने देखा कि यहाँ पे एस स्क्वायर है प्लस ए स्क्वायर है, तो इसका जब मैं डेरिवेटिव लूंगा तो ट्वाइस एस आएगा, बट न्यूमरेटर में कितना है, एस है। तो कहीं ना मैं वही देख के रिलेट कर लिया कि कुछ हो सकता है, मतलब कुछ किया जा सकता है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अभी देखते रहो बस, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आया ना, ये वाला स्टेप, ठीक है। तो इसको ही मेरे को इस फॉर्म में लिखना है। तो मैं क्या करूंगा अभी, ठीक है, क्योंकि देखो एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को जब मैं डेरिवेटिव लूंगा तो ट्वाइस एस आएगा, तो मैं क्या करूंगा, 1/2 लिखूंगा, ठीक है, एस टू इनफाइनाइट ट्वाइस एस बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर डी एस। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत भी नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, अगर मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पे अगर मैं n का वैल्यू -2 रखूँ, तो n का वैल्यू अगर मैं -2 रखूँ तो देखो क्या होगा, when, ठीक है, n इक्वल्स टू -2, तो देखो क्या होता है, एक बार देखते हैं, चलो, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स टू द पावर -1 बाय -1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स टू द पावर -2 एफ डैश एक्स डी एक्स हो जाएगा, है ना। और यही एफ ऑफ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ डैश एक्स बाय एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्लियर है। पता है मैं ये जो करा रहा हूँ ना, ये इसलिए करा रहा हूँ बिकॉज मैंने आपको कैलकुलस नहीं पढ़ाया। अगर मैं आपको कैलकुलस कराया होता तो मैं सीधा रिजल्ट लिखता, मैं इसका सीधा रिजल्ट लिखता। तो आप ये मत सोचो यार इतना बड़ा कैलकुलेशन है, इतना बड़ा कैलकुलेशन है ही नहीं, आपको आता नहीं है, ये मैं मान लेता हूँ, क्योंकि आप तो मेरे सामने नहीं हो ना। आप अगर मेरे सामने होते तो आप बोल देते कि सर ये तो हमको आता है, तो मैं स्किप कर देता। बट अभी मैं ये सोच के पढ़ा रहा हूँ कि हो सकता है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट हो जिनको नहीं आता है, तो उनको भी तो हमको साथ लेके चलना है ना। उनको तो छोड़ नहीं सकते ना पीछे जस्ट बिकॉज हमको ज़्यादा आता है।
तो उनको साथ लेकर चलने के लिए मैं आपको ये सब दिखा रहा हूँ, अदरवाइज मैं इतना नहीं कर रहा होता। और इवन जब आप सीख जाओगे ना तो आप भी इतना कुछ नहीं करोगे, आप ना सीधा इसके बाद ये स्टेप और सीधा आंसर लिखते हैं आप देखोगे ना जब मैं इंटीग्रल कैलकुलस कराऊंगा तो आप खुद ही देखोगे, है ना, आप कितना फास्ट इंटीग्रल करोगे। मतलब तो कैलकुलस की बात है ना, कैलकुलस तो दे रहे हैं अभी, ठीक है। तो देखो इस फॉर्म में आ गया अभी, ये देखो अगर ये एफ ऑफ एक्स है, ध्यान से देखो एफ ऑफ एक्स है, ये स्क्वायर है, एफ ऑफ एक्स है स्क्वायर, ऊपर में कितना एफ डैश एक्स है। अगर ये एफ ऑफ एक्स है, अगर ये एफ ऑफ एक्स है तो ये एफ डैश एक्स है कि नहीं, देखो एफ ऑफ एक्स अगर ये है तो एफ डैश एक्स कितना आएगा, ट्वाइस आएगा, तो है, हो गया, अपने को तो मिल गया जो चाहिए था, है ना। तो अब इसके मतलब कंपैरिजन में आप आंसर लिख दो, कितना हो जाएगा, देखो इसका आंसर अगर मैं इसका इंटीग्रल की बात करूँ तो कितना हो जाएगा, एक माइनस आएगा, -1 के लिए एक माइनस आएगा, सो -1/2 s टू इनफाइनाइट, और ये कितना आ जाएगा, देखो एफ ऑफ एक्स टू द पावर -1 मतलब 1/s² प्लस a²। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इंटू कितना हो जाएगा ये, इंटू नहीं होगा ना, सॉरी, 1/s² प्लस a², हाँ, s से इनफाइनाइट, ये नहीं होगा ना, हमने तो इंटीग्रेशन कर लिया ना, अब हमने क्या क्या इंटीग्रेशन कर लिया। चलो अब क्या करोगे, है ना, अब क्या करोगे, अगर मैं बोलूँ अब क्या करोगे तो देख लो एक बार, सब सही है ना, यहाँ पे 1/s² प्लस a² हो गया -1/2 sin80। हाँ ठीक है, चलो ठीक है, क्लियर ना, इंटीग्रेशन तो समझ में आया, एकदम समझ में आया। चलो हाँ, तो मैं इसीलिए आपके सामने भी देखो जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो आपके सामने भी ना स्टेप देख के करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं एकदम मतलब नेचुरली कर रहा हूँ, मैं जो देख रहा हूँ मैं वही कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे को पूरा याद है क्वेश्चन में से कर, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो मैं हमेशा करता हूँ, देखो बहुत बार मैं आपके सामने गलती भी कर देता हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप भी जब फंसो, मैं एकदम नेचुरल पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है, कि ऐसा तो नहीं है ना कि मैं हमेशा अगर आपको ये दिखाऊँ कि अगर हम लोग ना भूले तो कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने आपको वो सिखा दिया। तो मान लो कि अगर आप ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हो जहाँ पे आप कुछ भूल गए, तो आप कैसे हैंडल करोगे फिर, इसीलिए मैं हमेशा न्यूट्रल पढ़ाता हूँ। देखो कई बार आपने देखा होगा ना कि मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो मैं फंस जाता हूँ, है कि नहीं, मैं फंस जाता हूँ। तो मैं जब फंस जाता हूँ तो मैं आपके सामने ही उसका सॉल्यूशन ढूंढता हूँ, तो आप भी उसी तरीके से ढूंढो, नर्वस नहीं होना है, छूट गया तो छूट गया यार, क्या है, गलती तो कहीं पे भी हो सकता है ना, तो पता चलना चाहिए कि ठीक है कि नहीं चीज़, है कि नहीं। तो आपको प्रैक्टिस के साथ आपको पता चल जाएगा, जब आपको लगेगा ना कि आपने कुछ गलती किया तो आपको लगने लगता है कि यार कैलकुलेशन थोड़ा अजीब सा हो रहा है ना, तो आप पता चल जाता है आपको कि कुछ गलती हुआ है कहीं पे, तो वो तो आपका रिफ्लेक्स है ना, आपका रिफ्लेक्स है वो। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ अभी, ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूँ। चलो इसको मैं मिटा दिया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखो इसको मैं क्या लिखूंगा, इक्वल्स टू, ठीक है, इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पे, इक्वल्स टू -1/2। अब देखो जब मैं लिमिट पुट करूंगा ना, इन्फिनिटी को जब मैं s² पे पुट करूंगा, तो जो 1/∞ इज व्हाट, 0, सो 0 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या है s, तो s को मैं s की जगह पे बिठाऊंगा, -1/s² प्लस a², ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ तो ये कितना हो गया, 1/2 1/s² प्लस a²। कोई दिक्कत नहीं है, बट ये क्या था, ये क्या था, ये तो इसका वैल्यू था ना आपका लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ ft/t। सो देयरफॉर, मैं यहीं पे लिखता हूँ, देयरफॉर लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ f(t/t), है ना, f(t/t) कितना है आपका, दिस आया, तो मैं क्या लिखूंगा अभी, देयरफॉर f(t/t) इज इक्वल टू व्हाट, ये लैप्लस इधर चला जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, सो 1/2 लैप्लस इन्वर्स ऑफ 1/s² प्लस a²। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे, है ना, लैप्लस को मेजर लेके गया तो इन्वर्स हो गया, और ये 1/2 ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को तो लैप्लस से कोई मतलब नहीं होता है, तो बाहर आ गया, ठीक है। चलो अब अगर मैं बोलूँ इसका लैप्लस इन्वर्स कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे मेरे को, लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 80 कितना होता है, a/s² प्लस a², है कि नहीं, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, है ना, 1/a sin 80। क्लियर हो गया। सो f(t) कितना हो जाएगा आपका, देखो ये क्या है आपका f(t/t) है ना, ये तो f(t/t) है, तो देयरफॉर f(t), है ना, देयरफॉर f(t) कितना हो जाएगा 1/2a t sin 80। ठीक है, तो अब आंसर चेक करो, आंसर चेक करो, जो मेथड 1 में आया था मेथड 2 में वही है ना। तो ये तो मैथ्स है ना यार, मैथ्स में क्या होता है, मैथ्स नॉट ओनली मैथ्स, एनीथिंग रिलेटेड टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस कैन हैव अ न्यूमरस वे टू बी सॉल्व्ड।
क्लियर? तो मैंने मेथड 1 से लिया, मेथड 2 से लिया, तो मैंने सॉल्व करके दिखाया आपको। 2 मेथड है। अब क्यों कराया आपको 2 मेथड? देखो, क्योंकि जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, लेट्स से एग्जाम में आ गया, आपने प्रैक्टिस नहीं किया, लेकिन आप अच्छे स्टूडेंट हो, आपने मेहनत बहुत किया है, तो ना आपको पता चल जाएगा ना कि ये कन्वोल्यूशन का पार्ट है ना? आप देख के समझ जाओगे। अभी भले आपको ना लगे, लेकिन जैसे जैसे आप खुद को डेवलप करोगे ना, तो आपको देख के पता चल जाएगा कि ये कन्वोल्यूशन से सॉल्व होगा, है ना? और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो खुद आपको फोर्स करेगा कि ये कन्वोल्यूशन से बन जाएगा। तो आप कन्वोल्यूशन करोगे तो देखोगे कि काफ़ी सारा लेंदी इंटीग्रेशन था। एंड बहुत लोग क्या होता है कि कन्वोल्यूशन को मतलब टाइम डोमेन में हैंडल नहीं करना चाहते हैं, है ना? और इसीलिए कुछ टेक्निक्स होता है, आप देखोगे जब मैं सिग्नल से सिस्टम कराऊंगा कि जो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, तो वो ऐसे फ्रेम होते हैं कि आपको टाइम डोमेन में सॉल्व भी ना करना पड़े। दैट मीन्स आपको वो इंटीग्रल वाला चीज़ ना करना पड़े। आप क्या करते हो, लैप्लास लेते हो या फोरियर, जो भी लेते हो आप, डिपेंडिंग ऑन सर्टेन सिचुएशंस, आप उस डोमेन में लेकर जाते हो, आप मल्टीप्लिकेशन करते हो। आपको भी समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, जिसको आता है थोड़ा सा सिग्नल्स, मैं उसके लिए बात कर रहा हूँ, और जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो स्किप कर दो अभी थोड़ा सा, ठीक है? तो सिग्नल सिस्टम में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से मतलब हम लोग कन्वोल्यूशन के साथ डील करते हैं। बट मैं ये बोला अभी कि बहुत लोग कन्वोल्यूशन का जो डबल इंटीग्रल, जो इंटीग्रल होता है ना, एफ ऑफ टी इंटू जी ऑफ टी माइनस यू डी यू, तो बहुत लोग ना उसके साथ इतना कंफर्टेबल नहीं रहते, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि फंक्शंस थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो इंटीग्रेट करना इतना आसान नहीं होता। अभी तो ट्रिग्नोमेट्रिक था, तो हमने अप्लाई कर दिया था आपका ट्वाइस कॉस ए साइन बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, तो वो बहुत सिंपल था। कभी कभी इंटीग्रेशन काफ़ी डिफिकल्ट होता है, तो ऐसा तो नहीं है कि वैसा क्वेश्चन आएगा नहीं, वैसा क्वेश्चन आएगा, बट जो क्वेश्चन आते हैं उसमें कुछ ना कुछ टेक्निक होता है उसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि गेट वाले लेंथी क्वेश्चन नहीं देते, वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन देते हैं। क्लियर? तो हम लोग देखेंगे ना, जब सिग्नल्स एंड सिस्टम पढ़ेंगे तो देखेंगे क्या स्टोरी है वहाँ पे। तो मेथड 1 से कन्वोल्यूशन से आपका आंसर तो निकल जाएगा पक्का, बट मेथड 2 देखो थोड़ा इंटरेस्टिंग था ना, मतलब मेथड 2 सोचना बड़ा मतलब वो था, मतलब मेथड 2। तो मैंने आपको 3 क्वेश्चन कराया, आपने देखा ना, इसके पहले वाले जो क्वेश्चन था उसमें आपको क्या करना था, टी से करना था। तो इसी तरीके से आप याद रखना हमेशा, मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। जब भी आपको लॉग दिखे ना, जब भी आपको क्या दिखे, लॉग दिखे, तब समझ लेना कि आपको डेरिवेटिव में जाना पड़ेगा। एंड लैप्लास में आप डेरिवेटिव में कैसे जा सकते हो, जब आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई बाय टी करते हो। क्लियर? तो लॉग दिखेगा तो समझ लेना डेरिवेटिव का चक्कर है कुछ। फिर अगर मैं बोलूँ कि और क्या बोलूँ, कभी कभी देखना कि s से मल्टीप्लाई होता है, मैं बस आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ना, कभी कभी ना s से मल्टीप्लाई होता है ना, कुछ समथिंग लाइक दिस, एस एफ ऑफ एस प्लस है ना। तो पता है ये ना डेरिवेटिव का पार्ट होता है, क्योंकि देखो अगर मैं बोलूँ कि एफ ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, एफ एस होता है ना। तो डी बाई डी टी ऑफ एफ ऑफ टी कितना होगा, ठीक है, एस एफ एस होगा, है नहीं, प्लस एफ ऑफ 0 होता है। तो मान लो किसी क्वेश्चन में आपको एफ ऑफ 0 का वैल्यू 0 दिया गया है ना, आपको क्या बोला गया, एफ ऑफ 0 का वैल्यू 0 दिया गया, तो ये वाला आपको मिला कि नहीं, ये वाला मिल गया ना। देखो इसलिए बोला कि जब भी आपको s से मल्टीप्लाई किया हुआ दिखे ना, तो इसका केस हो सकता है, आपका डेरिवेटिव का केस हो सकता है ना। तो वही मैं बोला, अगर लॉग रहे तो समझ लेना कि मल्टीप्लिकेशन बाय टी का चक्कर हो सकता है, अगर मल्टीप्लाई बाय s रहे कहीं पे तो देख लेना ये आपका मैक्सिमम टाइम किसका चक्कर होता है, ये डेरिवेटिव वाला चक्कर होता है। ठीक है, 2 मैंने आपको बता दिया स्पेशल केस। तीसरा क्या होता है देखना, जब ऐसे आपको डिनोमिनेटर वगैरह में जब स्क्वायर वगैरह ऐसा कुछ दिखे ना, जब स्क्वायर वगैरह ऐसा कुछ दिखे तब समझ लेना कि वो डिवाइडेड बाय टी का चक्कर होता है ना। क्योंकि डिवाइड बाय टी जब आप करते हो ना, तब कहीं ना कहीं क्या होता है, एस से इन्फाइनाइट तक इंटीग्रेशन होता है, तो जो फाइनल वैल्यू आता है ना, वो एक ऐसा आता है जिसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपको ऑलरेडी पता है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये कोई थंब रूल नहीं है ना, आपको कहीं पे किसी किताब में लिखा हुआ मिलेगा ये बात, है ना। तो ये 3 चीज़ मैंने आपको बताया, जनरली इसी 3 पे मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। और अभी तो आप लैप्लास पढ़ रहे हो ना, आप फोरियर सीरीज पढ़ोगे उसमें इतने सारे प्रॉपर्टीज है, आप फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ोगे उसमें इतने सारे प्रॉपर्टीज है, अब जेट ट्रांसफॉर्म में जाओगे तो वहाँ पे भी इतनी सारी प्रॉपर्टीज है। समझ रहे हो ना मतलब कैसा है। तो इसीलिए ना मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि मतलब मैं कैसे कुछ चीज़ों को जनरलाइज कर सकूँ। ठीक है, तो मैंने ये इंपॉर्टेंट बात आपको बताया, अपने कॉपी के नीचे नोट कर सकते हो इस बात को, जो मैंने आपको बताया कहाँ पे कौन सा यूज़ हो सकता है। तो थोड़ा ध्यान देना, जब लैप्लास का अगर अच्छा क्वेश्चन आया तो यही सबसे आएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा आपको कि e टू द पावर 80 है उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, है ना, ये सब कोई नहीं पूछेगा आपसे। या फिर एक सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन लगा के आपने आंसर निकाल दिया, ऐसा नहीं पूछेगा। अगर किसी को अच्छा लेवल का क्वेश्चन पूछना है, तो ये सब पूछेगा, है ना, जहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट या तो कैलकुलेशन मिस्टेक कर देंगे या तो उनसे बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो चलो, इसीलिए मैंने इस वीडियो को बस इसी लेक्चर्स के लिए बनाया, 2 क्वेश्चन जो मैंने कराया अभी आपको। तो अगले क्लास में फिर मिलते हैं हम लोग। अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे कुछ लैप्लास ट्रांसफॉर्म का, बहुत इंटरेस्टिंग होगा, आप देखना आप उस लेक्चर को।
और भी कुछ कुछ बचा हुआ है, जैसे कि इनिशियल वैल्यू थ्योरम, फाइनल वैल्यू थ्योरम, फिर आपका यूनिट स्टेप फंक्शन, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, ठीक है, डेल्टा फंक्शन जिसको आप बोलते हो, तो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन हो गया। तो ये सब थोड़ा बहुत बचा हुआ, अभी ज़्यादा नहीं, मतलब 70% खत्म हो गया, मैं बोलूँ तो 70% खत्म हो गया। 30% बचा, वो भी मैं आपको करा दूंगा। उसके बाद लैप्लास, मैं इतना बोल सकता हूँ कि आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा फिर, है ना। तो आप खुद फील करोगे, मेरे बोलने से क्या होता है यार, है ना, आपको लगेगा कि यार ये खुद पढ़ा रहे, खुद बोल रहे हैं, ऐसी बातें हैं ना, तो आप खुद फील करोगे उसको। आप एक बार देखो, उसके बाद जब आप क्वेश्चन वगैरह करोगे ना, आपको लगेगा कि यार इतना ईजी क्वेश्चन आता है, आप देखोगे टिक करोगे, देखोगे टिक करोगे, एकदम ईजी क्वेश्चन है ना। ईजी क्यों बने, बिकॉज अभी आपको आता है। वही क्वेश्चन आप अपने फ्रेंड को जाके देखो जो जिसको इतना अच्छा नॉलेज नहीं है, उससे नहीं बनेगा, वो बोलेगा इतना डिफिकल्ट है यार, कैसे करे इसको, नहीं हो पा रहा है। बट जो उसको डिफिकल्ट लग रहा है, या फिर जो वैसे लोगों को डिफिकल्ट लग रहा है, वो क्वेश्चन आप देख के आंसर बता रहे हो, तो आप समझो कितना डिफरेंस आ गया आप में, है ना। जब आपको नहीं आता था और जब आपको आता है, तो डिफरेंस कितना ज़्यादा आ गया उसमें। तो बस ऐसे ही होता है ना। जब तक कोई चीज़ नहीं आता है, डिफिकल्ट है, एक बार आ गया तो ईजी है, वो ऐसे ही चलता है, ठीक है। तो चलो फिर ठीक है, अगले लेक्चर में मिलते हैं, फिर मैं देखता हूँ कौन सा कंसेप्ट मेरे को डिस्कस करवाना है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।